ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ब्रांचेज और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की क्या ब्रांचेज हैं या सब फील्ड हैं, ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने याद करना है स्टार्ट से। ठीक है। अच्छा, ब्रांचेज और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह मिलके बने हैं। फॉर एग्जांपल इंसान है, इंसान किस तरह हड्डियों से मिलकर बना है, इंसान के अंदर और हड्डियां हैं, इंसान के अंदर उसकी रगें यानी कि वेन्स हैं, इंसान के अंदर उसकी स्किन है, इंसान का कलर क्या है, इंसान शेप किस तरह होती है, इंसान के अंदर कितनी टांगें होती हैं, इन सब स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर आपने इसकी डेफिनेशन जो याद करनी है वो ये है कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड मेन है। ठीक है, किस तरह बने हैं, उनकी साख्त क्या है। और मॉर्फोलॉजी में हम आउटवर्ड अपीयरेंस को स्टडी करते हैं, जैसे कि उसकी शेप क्या है, कलर क्या है, पैटर्न क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, स्टडी तो है ये फॉलोलॉजी जो आ गया, लेकिन किस चीज़ की? मॉर्फ कहते हैं शक्ल को, तो उसकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की स्ट्रक्चर और फॉर्म। ठीक है, जैसे कि उसका कलर, पैटर्न, शेप कुछ भी हो सकता है। अब एनाटमी, आपको पता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने जब मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं तो शुरू में उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसको कहते हैं एनाटमी। ठीक है। और अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि एनाटमी क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एनिमल्स जो हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, जब वो डॉक्टर कोई भी डॉक्टर बनने जाता है स्टूडेंट, तो वो फिर जब मेडिकल कॉलेज में जाता है ना, तो सबसे पहले उसको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसको कहते हैं एनाटमी। एनाटमी में हम इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अभी तो हमने पढ़ा ना मॉर्फोलॉजी, इसमें हम बाहर से देखते हैं उसका कलर क्या है, शेप क्या है, लेकिन अगर हम उसके अंदर से देखें, उसके अंदर हार्ट है, उसके अंदर लंग्स है, वो किस तरह काम करते हैं, उसके अंदर क्या है किसी भी जानदार के, तो उसको हम कहते हैं एनाटमी। इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर का वर्ड आपने याद रखना है। ठीक है। और ये आपने इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा ये है कि हम डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, उसको मेडिकल डिवाइस को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि आजकल काफ़ी बीपी ऑपरेटर्स या मशीनें आ गई हैं, या क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो एनाटमी का ये फ़ायदा है। ठीक है। इसके बाद और ब्रांचेस की तरफ चलते हैं हम। फिजियोलॉजी आ गई है। फिजियोलॉजी जो है ये भी डॉक्टर्स को शुरू शुरू में पढ़ाई जाती है। फिजियोलॉजी का मतलब है फिजियो, आपने देखा होगा फिजियोथेरापिस्ट होते हैं या कि जो फिजियो होते हैं क्रिकेट में, फिजियो कहते हैं उनको। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ बॉडी को हम कहते हैं, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स की स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ब्लड किस तरह आपका दिल में जाता है, दिल से आगे बाहर किस तरह जाता है, अंदर काम किस तरह चलता है। पहले हमने पढ़ा कि अंदर होता क्या है, उसको हम कहते हैं एनाटमी। अब अंदर काम किस तरह होता है, फंक्शनिंग किस तरह होती है बॉडी की, तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी है, ये एक और चीज़ है। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, यानी कि अगर आपने दिल लिया, आप दिल देख लिया आपने कैसा है वो, तो उसको हम कहेंगे क्या? एनाटमी। फिर आपने दिल के अंदर ये देखा कि काम किस तरह करता है, वो किस तरह धड़कता है, उसको हमने कहा फिजियोलॉजी। अब हम दिल को माइक्रोस्कोप में डाल के देखेंगे कि वो किस तरह नज़र आता है, इसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? साइट का मतलब आप सोच रहे हैं सी से साइट है, सी से सेल्स है, तो सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। ये सेल्स को अभी आप इतना याद कर लें, जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि सेल किस तरह होते हैं। अभी आपने जस्ट डेफिनेशंस को क्रैम करना है और थोड़ा सा समझना भी है। इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिस तरह आपको मैंने बताया, आपने ना वर्ड से ही क्लू ले लेना है। जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल की स्टडी। इसमें हम क्या करेंगे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, इन सब को इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अभी हमारे पास चैप्टर भी आएगा आगे, इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। बस अभी आपने याद रखना है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे कि इनकी स्टडी को। ठीक है। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो आपको पता है क्या होता है? जब इंसान बन रहा होता है ना, तो सबसे पहले जब इंसान सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा अभी इंसान पैदा होने से पहले जब सबसे छोटा होता है, एम्ब्रियो होता है, तो उसकी स्टडी उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी ये है कि किस तरह एक जाइगोट जो है वो जैसे कि अंडे से चूज़ा किस तरह बनता है, ये प्रोसेस है। डेवलप किस तरह होता है अंडे से चूज़ा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसमें फिर हम बर्थ डिफेक्ट पढ़ते हैं कि आपको पता है कुछ बच्चे माजूर पैदा होते हैं, उनको किस तरह डेवलपमेंट के दौरान, यानी कि जब वो पैदा हो रहे थे तो उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी और फिर उनको किस तरह जो है वो माजूर पैदा हुए, तो ये स्टडी एम्ब्रियोलॉजी। अभी आपने जस्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन याद रख लेनी है। जेनेटिक्स देखें, अब जीन आपको पता है, लोग कहते हैं इसका जीन्स अच्छे हैं, शायद आपने ना भी सुना हो। इंसान जो है ना, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिस तरह आपको पता है कि सॉफ्टवेयर बनता है वो कोडिंग करनी पड़ती है, इंसान के अंदर भी कोडिंग हुई हुई है, अल्लाह ताला ने कोडिंग किया और वो कोडिंग जो है उसको हम जीन कहते हैं, जीन की फॉर्म में कोडिंग हुई हुई है।
तो अब ट्रांसफ़र ऑफ कर अच्छा, और जिस तरह आप लोग कहते हैं कि ये अपने वालिद साहब की शक्ल से इसकी शक्ल मिलती है, इसकी आंखें इसकी दादी पर गई हैं, तो बेसिकली जेनेटिक्स ये है कि किस तरह वालिदैन से औलाद में खसूसियात मुंतकिल होती हैं, वालिदैन से औलाद में किस तरह जो है वो एक जैसी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वालिद साहब की कद ज़्यादा बड़ी है तो अगर उसके बेटे की कद भी बड़ी है तो इसका मतलब उसके वालिद से ये खसूसियत मिली है, ठीक है। तो इस सब को हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खसूसियत के कौन सा कलर, फॉर एग्जांपल आँख का रंग एक कैरेक्टरिस्टिक है, कद एक कैरेक्टरिस्टिक है। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग मतलब वालिदैन से बच्चों में, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक डिजीज़ को भी पढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, माजूर बच्चे अगर पैदा हो जाए तो इन केस। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स को, ठीक है। अब ये ना आपने ये जो डेफिनेशन है थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी, लेकिन ये पेपर के अंदर आती है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल क्या होते हैं? अगर कोई दरख्त जो है वो फॉर एग्जांपल अपनी जड़ से उखड़ गया है और वो पड़ा है, और वो ऐसे जंगल में है जहाँ पर कोई भी इंसान कुछ भी नहीं होता, कोई इंसान नहीं आता जाता, वो वीरान है, और अगर वो 1000 10 2-3 हज़ार साल से पड़ा है ना तो वो फिर वो ज़मीन में दब जाता है। फिर कई लाख साल बाद अगर हम उसको ज़मीन से निकालेंगे ना तो वो पेट्रोल की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। या इसी तरह जानवर आपको पता है कि ना वो ज़मीन के अंदर जिसको हम दफना देते हैं, कई लाख साल बाद अगर हम उसकी हड्डियाँ उठाते हैं, वैसे इंसानों की तो नहीं मौजूद होती, किसी जानवर की जैसे डायनासॉर्स की हड्डियाँ हैं, तो ये इन सब को हम कहते हैं फॉसिल्स। जो हम पुरानी चीज़ें उठाते हैं ना मरे हुए पुराने जानदारों की, तो फिर उनको कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है। इससे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चलता है, जैसे कि आप डायनासॉर के फॉसिल से हमें पता चला कि वो एक पुराने ज़माने में एग्जिस्ट करते थे। अब हम तो ज़माने में नहीं थे नहीं, लेकिन हमने उनके फॉसिल्स को देखा तो हम डिस्कस किया। एक और वो यहाँ से डेफिनेशन है, द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल इज़ अ साइनोबैक्टीरियम। ये एक डेफिनेशन है, सॉरी MCQ है, ये आता है 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड था, ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। अब आप सोचते होंगे साइंटिस्ट को कैसे पता चला ये 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है? क्योंकि उन्होंने पेलियंटोलॉजी पढ़ी हुई है और उनको पता है कि कौन सा फॉसिल या कौन सी पुरानी चीज़ मिले और वो कितनी पुरानी है, तो ये उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने सीखा है पेलियंटोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये फॉसिल की डेफिनेशन आपने यहाँ से याद कर लेंगे, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली जो ब्लू बॉक्स के अंदर है। तो आप कहते होंगे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे आपको आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन थोड़ी सी सबसे डिफरेंस है, अभी मैं आपको यही डिफरेंट है, अभी मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो डेफिनेशन मैंने मार्क किया ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी कि तमाम इंसान एक जैसे दिखते हैं, इंसान को एक ग्रुप में डाल दो, पौधे एक जैसे दिखते हैं, उसको एक ग्रुप में डाल दो। तो ये एक इस तरह की स्टडी होती है। ये अभी मज़ीद चैप्टर है इसका हमारा आगे, तो उसको डिस्कस करेंगे, अभी आप इसकी जस्ट डेफिनेशन याद कर लें, ठीक है। तो और बाकी अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे हमारे पास आ गई है नई चीज़ और वो है इकोलॉजी। ई से इन्वायरमेंट, ई से इकोलॉजी, आपने इस तरह याद करना है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। तो इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यानी कि इंसान और उसकी इन्वायरमेंट का क्या आपस में रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा है तो इंसान की तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट अच्छी है तो इंसान की सेहत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह जो है इकोलॉजी में ये स्टडी किया जाता है। मैरीन का वर्ड शायद आपने सुना हो, समंदर से रिलेटेड है, अगर नहीं भी सुना तो मैं बता दूँ, मैरीन समंदर से रिलेटेड होता है। स्टडी ऑफ ओशंस को कहते हैं, ठीक है। ओशंस में भी मुख्तलिफ स्पीशीज़ डिस्कवर करते हैं, मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल कोरल रीफ है, ये जो है वो समंदर के लिए अच्छा है। अभी आप इसको जस्ट डेफिनेशन याद कर लें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेफिनेशन इसकी आपको आती हो, बाकी इसका इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है पैथोलॉजी। जब डॉक्टर बन रहे होते हैं तो वो अपने MBBS करने वालों को डॉक्टर कहते हैं ना, तो जब वो डॉक्टर बन रहे होते हैं तो फिर वो एक सब्जेक्ट स्टडी करते हैं पैथोलॉजी। पैथ का मतलब होता है डिजीज़ ना, तो पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज़, तो डिजीज़ की स्टडी को हम कहते हैं पैथोलॉजी। फॉर एग्जांपल किसी को शुगर है, शुगर की स्टडी को हम क्या कहेंगे, पैथोलॉजी कहेंगे, कि किस तरह शुगर होती है। फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर हो गया है तो वो कैंसर किस तरह हुआ है, किसी को कोई भी बीमारी लगी है तो वो बीमारी क्यों लगी है, काजिज़, और वो उस बीमारी से होता क्या है, ठीक है। अभी हम इसमें ट्रीटमेंट को नहीं डिस्कस करते, पैथोलॉजी में बस ये देखते हैं कि बीमारी क्यों लगी है और उससे क्या होगा। अब अगर हमें ये पता चल गया कि वो क्यों लगी है बीमारी और उससे क्या होगा, तो फिर हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या होगी, और मज़ीद इससे हेल्प मिलती है अगर हम बीमारी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब इम्यूनोलॉजी, आपको पता है लोग कहते हैं इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। आपने टेंशन ही नहीं, आपको वर्ड में ही अक्सर डेफिनेशन में क्लू मिल जाता है, इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम की स्टडी। अब इम्यून सिस्टम आपको पता है क्या होता है, हमारे अंदर ना बॉडी के अंदर एक समझिए आर्मी है, जब भी कोई जरासीम आता है तो वो आर्मी
हमारे जरासीम को मारने की कोशिश करती है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी आर्मी मौजूद है। अब इम्यूनोलॉजी में ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो आर्मी है जो कि हमारे अंदर आने वाले जरासीमों को मारती है, अच्छी आर्मी है, बुरी आर्मी नहीं है। तो वो कुछ होती हैं बुरी, लेकिन इंसान के अंदर अच्छी आर्मी है। तो उनका डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में क्या रोल है, वो इम्यूनोलॉजी में स्टडी किया जाता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिस्ट वैक्सीन बनाते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन आई, आपको पता है कोरोना वैक्सीन बनाई है इम्यूनोलॉजिस्ट ने, इस पर काफ़ी हेल्प रोल प्ले किया इम्यूनोलॉजिस्ट ने। ठीक है, इसके बाद फार्माकोलॉजी, जैसे आपने सुना होगा फार्मेसी है ये, जहाँ पे मेडिसिन मिलती हैं, तो इस तरह आप याद रखना है फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स। ड्रग्स क्या, किस तरह स्टडी की जाए, ड्रग्स क्या होती हैं और वो इंसान के अंदर क्या करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बुखार है तो उसके लिए फ़ीवर है तो ये वाली हमारे पास मेडिसिन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो ये मेडिसिन ये किस तरह की मेडिसिन है और ये इंसान के ऊपर क्या करेगी, इन दो चीज़ों को हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी की स्टडी कहेंगे। ये दोनों चीज़ें फार्माकोलॉजी में स्टडी की जाएंगी। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स को, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया या कोई जानदार छोटा, तो उसके ख़िलाफ़ जो जानदार के ख़िलाफ़ दवाई होती है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। आपने एक डेफिनेशन एग्जांपल याद कर लिया, बाकी चीज़ें मज़ीद आपको समझ आ जाएंगी। अभी आपको शायद मुश्किल लग रही हो, बस अभी आपने डेफिनेशन याद रखनी है और ये याद रखना है कि इससे होता क्या है।